हाँ जी, नमस्कार। देखिए, अपन जो लाइव क्लासेस चल रही थी अपनी संस्कृत की, उसमें किसी तकनीकी कारणवश अपन ने व्याकरण सेशन समाप्त होते ही अपनी कक्षा रुक गई थी। तो बिल्कुल हम लोग व्याकरण के प्रश्नों के बाद शिक्षण विधियों के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। वो प्रश्न मैं अभी आपके सामने लाऊंगी, 15 प्रश्न। और ये क्लास में आप देख रहे हो केवल शिक्षण विधियों की कक्षा है, ये वीडियो है जिसमें आपको पर्यावरण की शिक्षण विधियां, गणित की शिक्षण विधियां और संस्कृत की शिक्षण विधियां मिल जाएंगी। हाँ, तो बिल्कुल रहिए आप लोग तैयार और फटाफट देख लीजिए। मैं यहाँ पर 15 प्रश्न जो शिक्षण विधियों के हैं वो आपको करवाऊंगी। भाषाया वास्तविकम या प्रारंभिक स्वरूपम अयचा अस्ति, भाषा का वास्तविक और प्रारंभिक स्वरूप क्या है? तो देखिए, मौखिक, लिखित, पठन, लेखन। तो भाषा का वास्तविक जो स्वरूप होता है, जो सबसे पहला पड़ाव होता है, वो होता है मौखिक स्वरूप। क्योंकि भाषा जीरो से सबसे पहले जो इकाई आती है वो मौखिक क्रिया में होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 76 का उत्तर होगा ए। प्रश्न संख्या 76 का उत्तर होगा ए। अगला देखें, प्रश्न संख्या 77। मुख्यतः भाषा शिक्षण से संबंध केन सह अस्ति। मुख्यतः भाषा शिक्षण का संबंध किसके साथ है? मुख्यतः भाषा शिक्षण का संबंध किसके साथ है? ज्ञानात्मक पक्षेण, ज्ञानात्मक पक्ष के साथ, अनुभवात्मक पक्षेण, अनुभव के पक्ष के साथ, संसाधनेन, संसाधनों के साथ, मनोक्रियात्मक पक्षेण, मनोक्रियात्मक पक्ष के साथ। यहाँ पर प्रश्न संख्या 77 का उत्तर देखिए, भाषा शिक्षण का संबंध किसके साथ? तो भाषा का संबंध होता है वो ज्ञान के साथ होता है, अनुभव नहीं या संसाधन नहीं। सबसे ज्यादा जो मुख्यतः क्रिया होती है ज्ञान के साथ। भाषा से चाहे व्याकरण का ज्ञान हो, चाहे साहित्य का ज्ञान हो, एक ज्ञानात्मक क्रिया के आधार पर इस पक्ष का साथ लिया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 77 का उत्तर होगा ए। अगला देखें, प्रश्न संख्या 78। कस्मिन् विधौ, किस विधि में संस्कृत अध्यापक है? संस्कृत अध्यापक प्रत्येक पद से, प्रत्येक पद का अर्थम स्पष्टीकरोति, अर्थ स्पष्ट करता है। किस विधि में संस्कृत अध्यापक प्रत्येक पद का अर्थ स्पष्ट करता है? प्रत्यक्ष विधि में, व्याख्या विधि में, मूल्यांकन में, समवाय में। तो बिल्कुल एक एक पद का विस्तार से विश्लेषण करके व्याख्या विधि में अर्थ स्पष्ट करता है। प्रश्न संख्या 78 का उत्तर होगा बी। प्रश्न संख्या 78 का उत्तर होगा बी। बिल्कुल व्याख्या में विश्लेषण के साथ हर शब्द का विस्तार से अर्थ बताया जाता है। अगला देखें, व्याकरण शिक्षण से यत् उद्देश्यम वर्तते तत् अस्ति। व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वह है। व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वह है लेखन सौंदर्य, भाषा दोषों का ज्ञान, श्रवण में दक्षता या शब्द भंडारण की वृद्धि। देखो, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? लेखन की सौंदर्यता नहीं, भाषा दोषों का ज्ञान, भाषा में अशुद्धता और शुद्धता का ज्ञान करवाना, भाषा में सही गलत की पहचान करवाना ही
व्याकरण का उद्देश्य है। कौन सा पदान्त क्रिया सही है और कौन सी गलत है? सही और गलत का ज्ञान करवाना ही क्या कहलाता है? व्याकरण। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 79 यानी 79 का उत्तर होगा बी। अगला देखें प्रश्न संख्या 80 देखिए। प्रारंभिक स्तर से छात्राः मुख्य रूपेण किम पठनम इच्छन्ति? प्रारंभिक स्तर के छात्र मुख्य रूप से क्या पढ़ने की इच्छा रखते हैं? आप लेवल फर्स्ट के लिए हो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह याद कर लेना। प्रारंभिक लेवल के बच्चे नाटक, उपन्यास, कथा या समाचार पत्र इनमें से क्या पढ़ना चाहते हैं? तो प्रारंभिक स्तर के बच्चे बिल्कुल आप लोग ध्यान देना, कथा पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ना चाहते हैं? कथा पढ़ना चाहते हैं, कहानी पढ़ना चाहते हैं। अगला देखें प्रश्न संख्या 81। गद्य शिक्षणस्य सर्वश्रेष्ठ विधि अस्ति। गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है उद्बोधन विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अर्थ अवबोध विधि। बताइए यहाँ पर उद्बोधन विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अर्थ अवबोध विधि गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन कौन सी? उद्बोधन विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अर्थ अवबोध विधि। तो बिल्कुल उद्बोधन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है जिसको सांकेतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें शिक्षक कथा शिक्षण के समय वास्तविक पदार्थ, चित्र, मानचित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि संकेत के माध्यम से दिखाकर वहाँ पर वो विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। प्रश्न संख्या 81 का उत्तर होगा ए। प्रश्न संख्या 82 देखिए। पद्य शिक्षण से प्रमुखम उद्देश्यम अस्ति। पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है सौंदर्य अनुभूति, संस्कार शिक्षणम, रसानुभूति या रुचि उत्पादनम। बताइए पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 82 का उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। बिल्कुल बताइए पद्य शिक्षण का उद्देश्य। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर सुधार करके बताती हूँ, हो सकता है आपने ऐप में भी ये प्रश्न दिया हो। यहाँ अस्ति नहीं नास्ति है, ध्यान दीजिए, ये करेक्शन आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर अस्ति नहीं ना अस्ति है। आप लोग भी इस प्रश्न में परेशान हुए होंगी। मेरी नज़र में भी ये अभी आया है, क्योंकि जहाँ तक मेरे नज़र में था कि ये प्रश्न सही था, बट अब ऐप में था या नहीं था वो तो आप लोगों को ही पता है। पर यहाँ मेरे सामने अस्ति है, उसको मैंने ना अस्ति किया है और इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें। जहाँ तक मुझे स्वीकृति मिली है कि ऐप में ये ना अस्ति ही था, बस पीपीटी में अस्ति है, तो वो मैंने कर दिया, तो मतलब आपकी तो कोई समस्या ही नहीं थी। तो यहाँ पर आप ये पढ़ें ना अस्ति। सौंदर्य अनुभूति बिल्कुल पद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। संस्कार शिक्षण नहीं, ये नाट्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। संस्कार शिक्षण किसका होता है? नाट्य का। सौंदर्य अनुभूति किसका होता है? पद्य का होगा। सौंदर्य अनुभूति किसका होगा? पद्य का होगा। और रसानुभूति भी किसका होगा? पद्य का होगा। रुचि उत्पादन भी पद्य का होगा। परंतु संस्कार शिक्षण है वो नाट्य का उद्देश्य होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 82 का उत्तर आप लोग करेंगे बी। प्रश्न संख्या 82 का उत्तर क्या सही होगा? बी। अगला देखें प्रश्न संख्या 83। अभिनय विधेः प्रयोग है कोत्र क्रियते। अभिनय विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कथा शिक्षण में, पद्य में, नाटक में, गद्य में। इसका उत्तर नाटक शिक्षण होगा। मैं आपको बताऊं, शिक्षण ध्यान दीजिए, शिक्षण विधि के रूप में तो कथा में भी करते हैं, गद्य में भी कर सकते हैं, परंतु स्वतंत्र रूप से अभिनय का प्रयोग
स्वतंत्र रूप से अभिनय का प्रयोग नाटक में ही होता है। थोड़ा सा इस बात को ध्यान दें, क्योंकि अभिनय अनुकरण को ही नाटक कहते हैं। इतिहास में घटित घटनाओं का अनुकरण ही नाटक कहलाता है। मैं फिर बताऊं, गद्य में भी अभिनय होता है, कथा में भी अभिनय होता है, बिल्कुल होता है, परंतु वहाँ विषय वस्तु के साथ होता है और यहाँ स्वतंत्र रूप से उद्देश्य ही अभिनय होता है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 83 का उत्तर हम सही क्या करेंगे? सी। तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा मन में। ये प्रश्न किया तब आया होगा कि अभिनय तो सब में होता है, परंतु स्वतंत्र रूप से अपन को चयन करना हो तो हम नाटक का करते हैं। प्रश्न संख्या 84 देख लीजिए। अनुवाद शिक्षण से किम प्रयोजनम? अनुवाद शिक्षण का क्या प्रयोजन है? मूल भाषा अनुदित भाषीय ज्ञानम भवति। मूल भाषा अनुदित भाषा का ज्ञान होता है। छात्राणाम व्याकरण ज्ञानम पुष्टम भवति। छात्रों का व्याकरण ज्ञान मजबूत होता है। शब्दकोश से वृद्धि भवति। शब्दकोश की वृद्धि होती है तथा सर्वम अपि या उपर्युक्त सभी। बताएं यहाँ पर प्रश्न संख्या 84 का उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। प्रश्न संख्या 84 बताइए। यहाँ पर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। फटाफट मुझे बताएं, ए अनुवाद शिक्षण का प्रयोजन या उद्देश्य क्या है? मूल भाषा या अनुवादित भाषा का ज्ञान होता है, बिल्कुल होता है। छात्रों का व्याकरण ज्ञान मजबूत होता है, बिल्कुल अनुवाद करने से होता है। और शब्दकोश की वृद्धि होती है, डिक्शनरी पावर बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सर्वम अपि यानी डी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 85। यथा अध्यापकः करोति, जैसा अध्यापक करता है, तथैव छात्राः करिष्यन्ति, वैसे ही छात्र करते हैं, करेंगे। जैसा अध्यापक करता है वैसा ही छात्र करेंगे। इति सिद्धांत अस्ति, यह सिद्धांत है। समवाय का सिद्धांत, अनुपात क्रमता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। बिल्कुल अनुकरण या नकल करना। बालक जैसा शिक्षक करता है वैसा ही करेंगे। कौन सा सिद्धांत होगा? अनुकरण का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 85 का उत्तर होगा डी। अगला देखें प्रश्न संख्या 86। प्रस्तावनात्मक कौशलस्य अपर नामम किम? प्रस्तावनात्मक कौशल का दूसरा नाम क्या है? अन्वेषण प्रदान कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल, विन्यास प्रेरण कौशल या प्रवाह कौशल। तो ये तो तथ्यात्मक प्रश्न है। एक बार अपने से मिस्टेक हुई थी, फिर अपन ने सही भी किया था। वही प्रश्न बार बार आया है, वो इसलिए कि आपके कंफ्यूजन नहीं हो, याद हो जाए। प्रस्तावनात्मक प्रश्न को क्या कहते हैं? विन्यास प्रेरणात्मक प्रश्न, विन्यास प्रेरणात्मक कौशल के नाम से भी जाना जाता है। यानी विषय वस्तुओं को विस्तार से विन्यास अर्थ में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना विस्तृत अर्थ में समझा कर बताना। संस्कृत शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति साधनम अस्ति। संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है कविता पाठ, कथा कथन, चर्चा परिचर्चा या उपर्युक्त सभी। मौखिक ऑरली तो कविता पाठ बिल्कुल मौखिक होता है, कथा कथन कहानी कहना मौखिक होता है, चर्चा परिचर्चा बिल्कुल मौखिक होता है। इसलिए हम लोग 87 के प्रश्न का उत्तर भी क्या देंगे? डी। बिल्कुल ये तीनों ही क्रिया मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। प्रश्न संख्या 88 देख लीजिए। संस्कृत अध्यापनस्य श्रव्य दृश्य साधनम विद्यते। संस्कृत का अध्यापन करने के लिए दृश्य श्रव्य साधन है प्रतिकृति, जिसको फोटोकॉपी कहते हैं, जो दृश्य होता है। श्याम पाठ जिसको हम बोर्ड कहते हैं, दृश्य होता है। ग्रंथालय लाइब्रेरी पुस्तकालय दृश्य होता है, परंतु दूरदर्शन दृश्य के साथ साथ श्रव्य भी होता है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 88 का उत्तर होगा डी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89।
विषयगत काठिन्यानाम ज्ञानम कथम भवति, विषयगत कठिनताओं का ज्ञान कैसे होता है, बताइए। मूल्यांकन से, भाषण से, श्लोक का गान करने से, परस्पर संभाषण करने से। विषयगत कठिनता का ज्ञान मूल्यांकन से होता है, प्रयोग से होता है कि बालक के ये विषय वस्तु किस तरीके से समझ में आई या नहीं आई, तथा निदानात्मक क्रिया, उपचारात्मक क्रिया, मूल्यांकन, ये अपने आप में एक दूसरे की सहयोगी क्रियाएं होती हैं। उनके द्वारा विषय में आने वाली कठिनताओं का ज्ञान होता है। और आज के पेपर का, संस्कृत के पेपर का लास्ट प्रश्न देखें। निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न है। कई निश्चित उत्तर वाले प्रश्न कौन से हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, या निबंधात्मक प्रश्न, या व्याख्या प्रश्न। प्रश्न संख्या 90 का उत्तर दीजिए। ए, बी, सी, डी। बताएं निश्चित उत्तर वाला प्रश्न कौन सा है? लघुत्रात्मक नहीं, निबंधात्मक नहीं, व्याख्यात्मक नहीं, बिल्कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में उत्तर निश्चित होते हैं, जिनको अति लघुत्रात्मक वाले भी इसी में ही आते हैं। प्रत्यय विज्ञान, यानी आप देख सकते हो मिलान चिन्ह, ये वाले प्रश्न भी, संकेत, तर्क संगत वाले या बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, ये इसमें ही आते हैं। तथा रिक्त स्थान, प्रत्यय स्मरणात्मक यानी रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न भी इसी में ही आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 90 का उत्तर होगा ए। तो बिल्कुल संस्कृत का पेपर में आपको पता ही है, मैंने बताया कि लाइव क्लास अपनी चल रही थी सॉल्यूशन की, बट किसी कारणवश वो कक्षा बीच में रुक गई, इसलिए ये वीडियो के माध्यम से शिक्षण विधियों के प्रश्न आपको करवाए गए। नेक्स्ट क्लास में जो अगली होगी सेकंड लेवल की क्लास, उसमें पूरी क्लास लाइव होगी। ये तो एक आपका माध्यम है कि भाई आपके समस्या जो नहीं आए, आपका पेपर सॉल्यूशन हो जाए टाइम पर, तो इस कारण ये दी गई है। अगर आपको इन प्रश्नों में कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, किसी प्रकार की परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन जरूर करवा दूंगी। थैंक यू सो मच। अब आप अगले जो सेकंड लेवल का टेस्ट होता है कल, उसके लिए तैयार रहिए। नमस्कार साथियों, संस्कृत समृद्धि ऐप में आपका स्वागत, अभिनंदन। मॉडल 3 जो है, जिससे संबंधित अपन परिणाम अध्ययन की शिक्षण विधियों की जो प्रश्न आपने किए हैं, कितने गलत किए, कितने राइट किए, उस पर आओ चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में भौतिक एवं पर्यावरण विषय का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब प्रश्न ये कहता है कि जो हमारा प्राथमिक स्तर है, कक्षा 1 से 8 तक जो कक्षाओं में जो हमारा पर्यावरण जो विषय है, उसका क्या महत्व है। पहले ही बात करता महत्व की कि बालकों को व्यावहारिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की प्राप्ति होती है। बिल्कुल पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ही हम व्यावहारिक जानकारी बच्चों को दे सकते हैं, सांस्कृतिक मूल्य संबंधी जानकारी हम दे सकते हैं। दूसरा कहता है बालकों में बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। पर्यावरण अध्ययन की क्लास में कहीं न कहीं शिक्षक द्वारा उसको नैतिकता की जानकारी दिलाई जाती है, बौद्धिकता के गुणों का विकास भी इसी विषय में किया जाता है। फिर है अनुशासन की भावना, जीविकोपार्जन की क्षमता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। तो हम यहाँ देखें कि तीनों ही जो हमारे ऑप्शन है, वो तीनों ही उत्तर राइट है कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसका आंसर होता है हमारा डी, उपयुक्त सभी। जो तीनों ही गुण हमारे इसी पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सम्मिलित किए जाते हैं। अगला सेकंड प्रश्न है, राजस्थान में, अच्छा प्रश्न है साथियों, राजस्थान में प्राथमिक स्तर के पर्यावरण का पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछती है, प्रश्न आ जाता है कि कक्षा 1 से 8 ही नहीं, कक्षा 1 से 12 तक जो पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली संस्था राजस्थान में कौन है? एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी हमारी केंद्र स्तर की, भारत स्तर की, तो ये तो ऑप्शन होता नहीं है। फिर आते 3 ऑप्शन, बीएसीआर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, डाइट और आरएसीईआरटी या एसआईईआरटी है ना, यहाँ पर आप आरओ कर सकते हैं, आरएसीईआरटी। तो यहाँ पर जो संस्था है पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली संस्था, वो हमारी आरएसीईआरटी है, जो हमारी वर्तमान में उदयपुर जिले में संचालित है, एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में संचालित है। यही संस्था
हमारे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात करते हैं। मूल्यांकन शिक्षण, मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न आया है। मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन क्या है? शिक्षण का, टीचिंग का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि इसके द्वारा, किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है? विद्यार्थी अनुशासित रहते हैं, बिल्कुल मूल्यांकन किया जाता है, जिससे मालूम पड़ता है कि विद्यार्थी किस प्रकार, किस कैटेगरी का है, वर्गीकरण किया जा सकता है। शिक्षक द्वारा छात्र पर प्रभाव बना रहता है। शिक्षक को शिक्षण की सफलता का पता चलता है और उपयुक्त में से कौन है। हमको यहाँ पता लगाना है कि मूल्यांकन शिक्षण का अभिन्न अंग है। क्यों मूल्यांकन किया जाना है, मूल्यांकन करने से क्या फायदा है? तो यहाँ सर्वश्रेष्ठ आंसर देखें तो सी नंबर का आंसर है कि शिक्षक को शिक्षण की सफलता का पता चलता है कि शिक्षक ने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, कितना विद्यार्थी को समझ में आया, उसकी जानकारी का पता लगाने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी ने कितना सीखा उसका भी पता हम लगा सकते हैं। तो शिक्षण का अभिन्न अंग है मूल्यांकन, क्योंकि शिक्षक को शिक्षण की सफलता का पता चलता है। तो 113वें प्रश्न का आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? पिकनिक की बात करते हैं हम, जो हमारा नया नवाचार शिक्षण के अंतर्गत आता है कि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण या पिकनिक जो भ्रमण होता है उसका मूल उद्देश्य क्या है? टीम भावना का विकास करना, बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन हमको सर्वश्रेष्ठ निकालना है। सामाजिकरण को बढ़ावा देना, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ बच्चे ग्रुप में रहते हैं तो सामाजिकता उनमें विकसित होती है। फिर विद्यार्थियों की ऊर्जा को विकसित करना और विद्यार्थियों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, यहाँ देखा जाए तो चारों उत्तर राइट लग रहे हैं हमारे इस पर्यावरणीय अध्ययन के तहत, लेकिन हमको सर्वश्रेष्ठ निकालना है कि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का वास्तविक मूल उद्देश्य क्या है। अगर विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण करने हम स्कूल से बाहर ले गए, 100% उन विद्यार्थियों में, कक्षा छोटी की बात करें हम, कक्षा 1 से 8 तक की, तो उन विद्यार्थियों में प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान हम सर्वाधिक करा सकते हैं, क्योंकि वहां जाएगा तो विद्यार्थी लाइव देखेगा और वास्तविक लाइव देखेगा, उसको वास्तव में प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। तो यहाँ शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। तो 114 का ऑप्शन हो गया, राइट आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है? कि किताब से संबंधित प्रश्न आया कि ऐसी कौन सी पाठ्य पुस्तक है जो विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी? कौन सी पुस्तक? पर्यावरण अध्ययन। चारों ऑप्शन राइट लग रहे हैं, लेकिन हमको फिर से कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ निकालना। पहला है गतिविधि पाठ्यक्रम में अलग अलग स्थान हो, मतलब ऐसा क्रिएटिविटी वर्क हो, ऐसी गतिविधि एक्टिविटी हो जो अलग अलग स्थान पर दी गई हो पूरी किताब के अंदर। ये हो सकता है। क्या गतिविधियां प्रकरण के साथ हो कि जैसे जैसे प्रकरण टीचर पढ़ाता है उसके साथ साथ एक्टिविटी होनी चाहिए? क्या ये कहता है कि गतिविधियां अध्ययन के अंत में हो कि जब पूरा पाठ पढ़ा दिया उसके बाद गतिविधि हो? और फिर कहता है गतिविधियां इकाई जो यूनिट पढ़ा दिया, 4-5 पाठ पढ़े उसके बाद हो। यहाँ हमको देखना है कि पर्यावरण की जो पुस्तक में विद्यार्थियों के लिए क्या उपयोगी सिद्ध होगी कि लगातार अगर गतिविधियां हमेशा प्रकरण के साथ होगी, अगर प्रकरण के साथ गतिविधियां होगी तो विद्यार्थी ज्यादा शिक्षण को सीख पाएगा, अध्ययन कर पाएगा और शिक्षक का शिक्षण प्रभावी हो पाएगा। तो कहते हैं, हमारा एनसीए भी कहता है कि जब भी गतिविधि कराओ तो प्रकरण के साथ ही कराओ, और प्रकरण के साथ कराने से विद्यार्थी को वह चीज जल्द समझ लेता है, सरल तरीके से समझकर उसको प्रभावी शिक्षण बना सकता है। तो आंसर नंबर बी जो है वो इसका सर्वश्रेष्ठ आंसर होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता। अच्छा प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न की विशेषता के बारे में पूछता है। निबंध वाले जो प्रश्न, उसकी मूल विशेषता क्या है कि लेखन शैली का विकास, रटने की प्रवृत्ति का विरोध, भेद्यता एवं विश्वसनीयता और व्यापकता का गुण। अब यहाँ देखते हैं कि लेखन शैली के विकास से पहले हम सी ऑप्शन की बात करते हैं, वैधता एवं विश्वसनीयता। ये हमारे मूल्यांकन के विशेष गुणों की ओर बढ़ते हैं। लेकिन निबंध की बात करते हैं, निबंध का मतलब है लिखना, और जब व्यक्ति लिखेगा तो 100% उसके अंदर लेखन शैली का विकास सबसे अच्छा होगा। रटने की प्रवृत्ति का विरोध नहीं करता, लिखता है तो वो बहुत रट के भी जाता है, तो यह रटने की प्रवृत्ति का विकास, प्रवृत्ति का विरोध तो यह नहीं करता है। वेदा विवस्त्रता नहीं होती, क्योंकि यहाँ बहुत सारा विद्यार्थी अपने मन की बात लिखता है, तो वो कितने वेद है, कितनी विश्वसनीय है, ये हम
हम नहीं कह सकते। तो सर्वश्रेष्ठ आंसर देखें तो निबंधात्मक प्रश्न की प्रमुख विशेषता है कि लेखन शैली का विकास होता है। किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 117वां, निम्नांकित में से पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। यहां पूछ लिया है पर्यावरण जो शिक्षा है उसका सिद्धांत कौन सा नहीं है। नहीं निकालना है, नहीं निकालना है। पहला ऑप्शन है कि पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता होती है। तीसरा है पर्यावरण शिक्षा का एक समेकित एवं सामुदायिक प्रयत्न है और पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल होता है। देखो ऑप्शन नंबर डी जो है वो तो राइट आंसर है कि यह पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत है। सी आता है पर्यावरण शिक्षा एक समेकित एवं सामुदायिक प्रयत्न है, बिल्कुल सही है, यह भी सही आंसर आता है। फिर कहता है पर्यावरण शिक्षा में सबकी सहभागिता होती, बिल्कुल पर्यावरण शिक्षा में हर विद्यार्थी की शिक्षक की सहभागिता होती। प्रश्न पूछा है कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो ये ए ऑप्शन जो है यह नहीं, क्योंकि यह भी है लेकिन इसमें दे दिया नहीं है। क्या है कि पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, और पर्यावरण शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा प्रणाली, वो ऑप्शन दे दिया नहीं है। तो यहां हमको नहीं से नहीं पकड़ में आ गया कि पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत कौन सा नहीं है, कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। नहीं है यह गलत है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, तो 170वें प्रश्न का आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बालक के लिए प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का ज्ञान कराना आवश्यक है। कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की प्राथमिक स्तर पर बालक को विज्ञान का अध्ययन कराया जाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि क्या कारण है? इससे विद्यालय शिक्षण मनोरंजक हो जाता है। सेकंड है, इससे प्राथमिक स्तर के से ही विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। इससे विद्यार्थियों का मानसिक विकास तेजी से होता है और इससे विद्यार्थियों की शारीरिक वृद्धि तीव्र हो जाती। देखा जाए तो साथियों चारों ही आंसर हमको सही लग रहे हैं। किसके संदर्भ में? प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का ज्ञान विद्यार्थियों को कराया जाना आवश्यक है। लेकिन विज्ञान का ज्ञान कराया जाना आवश्यक है, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अगर हम देखें, अगर विद्यार्थियों को विज्ञान का ज्ञान कराया गया बचपन से ही छोटे स्तर पर ही 100% उन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास सबसे ज्यादा होगा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा तो 100% विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखकर वैज्ञानिक तरह से सोच पाएगा। तो इसका ज्ञान कराया जाना क्यों आवश्यक है? इससे प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो 118वें प्रश्न का आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन, ये हमारा सर्वश्रेष्ठ आंसर निकला है। सेकंड लास्ट प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण। बहुत अच्छा प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है। प्रश्न है उसका आंसर है शिक्षकों की कमियों का उपचार करते हैं। क्या उपचार शिक्षण शिक्षकों की कमियों के उपचार के लिए होता है? सेकंड कहता है विद्यार्थियों के घायल होने का उपचार करते हैं। अब ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत आ रहा है, तो इसको तो अपन बिल्कुल क्रॉस कर देते हैं कि विद्यार्थियों के घायल होने के उपचारात्मक शिक्षण है नहीं है। फिर आता है विद्यार्थियों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने का शिक्षण होता है। और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों की अच्छाइयों का पता लगाना है। अब यहाँ अच्छाइयों का पता लगाना भी नहीं होता है हमारा उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत। यहाँ शिक्षकों की कमी का उपचार करते हैं नहीं, शिक्षक तो परिपूर्ण है लेकिन फिर भी उसकी कमी का उपचार उपचारात्मक शिक्षण में न होकर विद्यार्थियों की कमजोरी का निदान कर उसको दूर करने का शिक्षण होता है, वो हमारा उपचारात्मक शिक्षण होता है। इससे पहले देखें निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण कमजोर विद्यार्थियों को ढूंढना होता है कि इस कक्षा में संपूर्ण कक्षा में कमजोर विद्यार्थी कौन है, उसका निदान करेंगे। निदान करने के बाद उपचार करेंगे। उपचार करने के लिए क्या करेंगे? उसकी कमजोरियों का निदान किया जाएगा, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो वास्तविक आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन 129 प्रश्न का। अंतिम प्रश्न है साथियों हमारा शिक्षक को अनुसंधान की ओर खोज की ओर। ये आपके लिए प्रश्न है साथियों। शिक्षक को अनुसंधान की खोज की ओर अपनी रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि इससे यदि प्रश्न ये कहता है कि यदि आप बहुत जल्द शिक्षक बनने वाले हैं, अगर
आपने अपनी सोच को अनुसंधान की ओर रखा तो क्या फर्क पड़ेगा कक्षा पर या आपके शिक्षण के ऊपर। देखते हैं, शिक्षक सदैव अध्ययनशील होता है, शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है, शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त रहता है और उपयुक्त कार्य संभव होते हैं। देखते हैं साथियों, यह यूं कहता है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि क्या शिक्षक को अनुसंधान की ओर व्यस्त रहना चाहिए, जाना चाहिए। अगर जाता है तो 100% शिक्षक सदैव अध्ययनशील रहेगा। शिक्षक वही है, उसी को शिक्षक कहते हैं जो हमेशा पढ़ता है, पढ़ाता तो ही है लेकिन वो अपने नए ज्ञान को भी और आगे से आगे बढ़ाता है। तो शिक्षक को क्या हमेशा अध्ययनशील होना है। सेकंड क्या कहता है, शिक्षक का ज्ञान का विकास होता है। अगर उस शिक्षक ने अनुसंधान की ओर अपना शिक्षण कराया 100% का ज्ञान भी विकसित होगा। तीसरा कहता है, शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त और ज्यादा व्यस्त हो जाएगा क्योंकि उसको अनुसंधान करने की जरूरत है। तो यहाँ देखें तो तीनों ही राइट है। तो 120 प्रश्न का आंसर हो गया उपयुक्त सभी, जय माता दी, उपयुक्त सभी कार्य संभव हो जाते हैं। तो शिक्षक को अनुसंधान की ओर ज्यादा जाने के लिए इन चारों काम की ओर बढ़ना चाहिए। मतलब इसका आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन। तो ये थे साथियों हमारे पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियों के प्रश्न जो आपने मॉडल 3rd में किए होंगे। आशा करता हूं कि आपने सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास किया होगा और आगे बढ़ेगा। जब भी इन प्रश्नों को करें आप अपना माइंड सकारात्मक रखें, अपने प्रति रखें, किसी शिक्षक के प्रति न रखना है, न किसी समाज में, सिर्फ आप अपना माइंड को सकारात्मक रखें। और जितने भी प्रश्न शिक्षण विधियों से संबंधित पूछे जाते हैं ये सारे प्रश्न व्यावहारिक होते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करते हैं। जितना आप सर्वश्रेष्ठ सोचेंगे उतने आप राजकीय विद्यालय की ओर जल्दी कदम रख पाएंगे। तो ये थे हमारे 120 प्रश्न जो आपने सर्वश्रेष्ठ किए होंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संस्कृत समृद्धि ऐप में। मॉडल 3rd जो आप पेपर कर रहे हैं उसको आपने किया होगा, उसके गणित शिक्षण विधियों से संबंधित जो प्रश्न आपने किए हैं उसको आपने कितने राइट किए, कितने गलत किए, उस पर आओ चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर है 141, गणित में क्रियात्मक विधि। बहुत अच्छा प्रश्न आया है साथियों, समझने का प्रयास कीजिएगा। गणित में एक्शन मेथड है ना, क्रियात्मक विधि रुचि पैदा करने हेतु छात्रों में कौन सी विशेषता नहीं रखती। प्रश्न नहीं का पूछ रहा है, पकड़ने का प्रयास कीजिएगा कि गणित में क्रियात्मक विधि रुचि पैदा करने हेतु छात्र में कौन सी विशेषता नहीं रखती है। आओ उत्तर की ओर बढ़े कि छात्रों में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता है। दूसरा, छात्रों में विभिन्न कौशलों का विकास होता है। इस विधि के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर विद्यार्थी श्रम के महत्व को समझ सकता है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो साथियों, प्रश्न ये कह रहा है कि गणित में क्रियात्मक विधि जो है वो रुचि पैदा करती है तो उसमें कौन सी विशेषता नहीं रखती। और यहाँ हम उत्तर देखें तो तीनों ही उत्तर क्रियात्मक विधि की रुचि पैदा करने वाले हो गए। क्या करता है कि यह विधि क्या है, क्रियात्मक विधि छात्र में विभिन्न गुणों, सामाजिक गुणों का विकास करती है। बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड है, छात्रों में विभिन्न कौशलों का विकास इस क्रियात्मक विधि के द्वारा किया जाता है। थर्ड है, इस विधि द्वारा शिक्षा ग्रहण कर विद्यार्थी श्रम के महत्व को समझ सकता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ए, बी और सी, तीनों ही ऑप्शन राइट है। और पूछ लिया कौन सी विशेषता नहीं है। अगर यहाँ होता उपयुक्त में से सभी तो यह आंसर राइट होता, लेकिन यहाँ पूछ लिया उपयुक्त में से कोई नहीं तो ये तीनों तो है। तो विशेषता कौन नहीं रखती, तो यह आंसर आ जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों तो रख रही है। ऑप्शन को समझने का प्रयास कीजिएगा। सेकंड प्रश्न है गणित परिभाषा संबंधित प्रश्न। साथियों, गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने हेतु काम कर। बहुत गणित एक ऐसा विषय जो हमारे बालक के या मनुष्य के या मानव के मस्तिष्क को बहुत तीव्र कर देता है और करता है, जो किसी औजार को तेज करने में काम वाला पत्थर है। गणित क्या है, एक प्रकार का ऐसा पत्थर है, एक प्रकार का ऐसा औजार है जो किसी पत्थर को तेज कर दे, औजार को तेज कर उसकी धार बना दे। यह परिभाषा देने वाला कौन सा विद्वान या दार्शनिक है? रस्किन का यह परिभाषा या कथन है, हर्बर्ट स्पेंसर की है, हब्स की है, रॉबर्ट
भ्रष्ट की है। अगर आपको ये परिभाषा गणित विषय संबंधी याद है तो ये आपने इस ऑप्शन को प्रश्न को राइट किया होगा, बाकी यह तुक्के लगता है। लेकिन अगर आप इसने तुक्का लगाया तो देखते हैं कौन सा तुक्का लगा। वास्तविक आंसर इसका हो गया हब्स का है। यह कथन किसका है? हब्स का। हब्स कहता है गणित क्या है? मस्तिष्क को तीव्र बनाने का काम करता है, जो किसी औजार को तेज करने वाला एक पत्थर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे 142 प्रश्न का सही उत्तर हुआ। प्रश्न 143 वैधानिक परख। एक तो उपचारात्मक परख और एक निदानात्मक परख। प्रश्न आया है वैधानिक परख पर कि नैदानिक परख से ज्ञात किया जा सकता है। क्या ज्ञात करते हैं निदानात्मक शिक्षण से? क्या ज्ञात करते हैं? छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र और उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियों को जानते हैं। सेकंड पूछता है छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव को जानता है, कि छात्रों के गणित के प्रति रुचि न होने को जानता है और छात्रों के गणित के कठिन न होने को जानता है। यहाँ नैदानिक प्रश्न में एक ही बात है कि विद्यार्थी के साथ जो मूल्यांकन किया गया, परीक्षा कराई गई, उस परीक्षा में उसने क्या त्रुटियां की, उसके अंदर क्या कमियां थी, उसका पता लगाना नैदानिक परीक्षण कहलाता है। तो इसका वास्तविक आंसर हो गया हमारा ए ऑप्शन, कि नैदानिक परीक्षण से क्या ज्ञात किया जाता है कि छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र, क्या क्या कठिनाई के उसके विद्यार्थी के क्षेत्र से संबंधित है और उनके द्वारा की जाने वाली किस प्रकार की त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, उन गलतियों का पता लगाना ही हमारा निदानात्मक परीक्षण या नैदानिक परख कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों को आयत एवं वर्ग का बोध है। विद्यार्थी अगर समझता है कि आयत किसको कहते हैं, आयत की किस प्रकार की आकृति होती है, वर्ग किसको कहते हैं और वर्ग की क्या आकृति होती है, आमने सामने की भुजा बराबर या चारों भुजाएं बराबर, अगर विद्यार्थी को ये दोनों ही बातें पता है, आयत और वर्ग के बारे में उसको बोध हो चुका है, यदि वह क्या करेगा, प्रश्न शैक्षणिक उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित प्रश्न पूछा है जो आपने एसटीसी में किए थे। प्रश्न पूछता है विद्यार्थियों को आयत एवं वर्ग का बोध है, यदि वह दोनों की परिभाषा दे सके, अगर दोनों की परिभाषा दे सकता है तो क्या उसका बोध का उद्देश्य होता है, दोनों में समानता एवं असमानता बता सके तो क्या अवबोध उद्देश्य को चरितार्थ करता है, दोनों की परिभाषाओं के साथ चित्र भी बना देता है और दोनों के देखने को पहचान सकता है। सबसे पहले अपन इन चारों ऑप्शन के उद्देश्यों को निकाल देते हैं कि क्या आंसर है। यह कह रहा है कि दोनों को देखकर ही पहचान लेना, अब पहचाने की जो बात होती है वो हमारे ज्ञानात्मक ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत होती, किसी चीज को पहचानना है ना। फिर आता है दोनों की परिभाषा के साथ चित्र भी बना लेना, अगर परिभाषा देने के बाद उस विद्यार्थी ने चित्र भी बना लिया आयत और वर्ग का 100% उस विद्यार्थी में कौशल उद्देश्य चरितार्थ हुआ है। फिर पूछता है कि दोनों की परिभाषा दे सकना, अगर किसी उस दोनों वर्ग और आयत की परिभाषा दे दी तो यह भी हमारे ज्ञान उद्देश्य से संबंधित है, और अगर दोनों के बीच में समानता और असमानता को विद्यार्थी बता देता है तो 100% वो हमारे अवबोध में आता है। किस में आ जाता है? अवबोध उद्देश्य में आ जाता है। तो 144 प्रश्न का आंसर हो गया हमारा अवबोध, है ना। बी ऑप्शन हो गया कि दोनों में समानता एवं असमानता को बताता है, तो 100% उस विद्यार्थी ने अवबोध उद्देश्य को चरितार्थ कर दिया है। तो 144 प्रश्न का आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन। उद्देश्य संबंधित साथियों बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, याद करके जाइएगा, समझ के जाइएगा, उन 6 उद्देश्य के तथ्यों को जरूर समझिएगा। प्रश्न इनके तथ्यों से संबंधित ही पूछे जाते हैं। प्रश्न है वर्तमान पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या का दोष क्या है, वर्तमान का जो पाठ्यचर्या है उसका वास्तविक दोष क्या है। पुस्तकीय ज्ञान पर बल, विषयों में सहसंबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव और जय माता दी उपयुक्त सभी। देखा जाए तो यहाँ तीनों ही दोष है वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान का पाठ्यक्रम कोई खास तौर पर गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम नहीं है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं है। ये तो एनसीएफ के आने के बाद, शिक्षा के अधिकार के आने के बाद
अब हमारा पाठ्यक्रम थोड़ा थोड़ा गतिविधि आधारित, विद्यार्थियों के साथ गतिविधि आधारित, विद्यार्थियों से सबसे ज्यादा गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य कराया जाने लगा है। तो यहाँ कहता है कि वर्तमान पाठ्यचर्या का दोष क्या है? तीनों ही दोष हैं। कौन से? पुस्तकीय ज्ञान पर बल ज्यादा दिया जा रहा है और अन्य दूसरे विषयों के साथ उसका सहसंबंध नहीं होना है, उसका अभाव है, और लचीलेपन का भी अभाव है। तो यहाँ उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है वो हमारा पाठ्यचर्या का प्रमुख दोष कहलाता है। तो डी ऑप्शन हमारा इस 145 प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न 146, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना निर्माण आवश्यक है क्योंकि इससे आपने जब एसटीसी की थी उस समय आपने पाठ योजना बनाई थी, दैनिक पाठ योजना बनाई थी। तो गणित शिक्षण के लिए दैनिक पाठ योजना बनाना आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। इससे शिक्षक को पाठ याद हो जाता है, इससे विद्यार्थियों की कमजोरी का पता लगाया जा सकता है, विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से कराया जा सकता है और विषय वस्तु का गहन अध्ययन कराया जा सकता है। यहाँ देखो दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत लग रहे हैं कि पाठ योजना का निर्माण किया जाना आवश्यक है क्योंकि इससे विद्यार्थी शिक्षक को पाठ याद हो जाता है। पाठ योजना बनाने से शिक्षक को पाठ याद नहीं हो रहा है, शिक्षक तो उस पाठ को पहले ही समझ चुका होता है। तो यहाँ पाठ योजना बनाना शिक्षक के लिए पाठ याद करना नहीं है। सेकंड है विद्यार्थियों की कमजोरी का पता लगाना। विद्यार्थियों की कमजोरी का पता लगाना पाठ योजना निर्माण से नहीं, वो तो नैदानिक परख से है, निदानात्मक शिक्षण से है। तो दो ऑप्शन तो हमारे ए और बी तो गलत है। अब यहाँ दो ऑप्शन जो है सी और डी दोनों ही हमको राइट लग रहे हैं, हल्के हल्के से राइट लग रहे हैं। क्या कहता है कि विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से कराया जा सकता है और विषय वस्तु का गहन अध्ययन कराया जा सकता है। देखिए पाठ योजना बनावे ना बनावे, जब शिक्षक जो कोई भी पाठ पढ़ाता है तो 100% विषय वस्तु का विकास वो सुव्यवस्थित ढंग से ही कराता है। तो सी ऑप्शन की जगह हमारा डी ऑप्शन जो है विषय वस्तु का अध्ययन गहन तरीके से, गहरे तरीके से अध्ययन करा पाएगा। कब कराएगा शिक्षक? जब शिक्षक किसी भी एक पाठ के 4 या 5 पाठ योजना बनाएगा। जितनी पाठ योजना ज्यादा बनेगी उतना पाठ विस्तृत होगा, वो ज्यादा अध्ययन हम विद्यार्थियों को करा सकते हैं। तो यहाँ पूछा गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना निर्माण के लिए आवश्यक है क्योंकि इससे विषय वस्तु का गहन अध्ययन शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को कराया जा सकता है। तो डी ऑप्शन हमारा सर्वश्रेष्ठ आंसर निकला। अगला प्रश्न है 147, गणित परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? कहीं कहीं विद्यालयों में गणित परिषद या विज्ञान परिषद का गठन प्रधानाचार्य द्वारा स्कूलों में कराया जाता है। अब गणित परिषद में कौन होता है? एक तो प्रधानाचार्य हो गए हैं, एक गणित के शिक्षक हो गए हैं और कक्षा के कुछ विद्यार्थी होते हैं जो इस परिषद के पदाधिकारी पद पर रहते हैं। अब गणित परिषद का कार्य क्या है उसको समझते हैं। गणित परिषद का प्रमुख कार्य क्या है कि गणित परिषद द्वारा छात्रों को गणितज्ञों की जीवनी एवं उनका क्षेत्र के योगदान की जानकारी देना। बिल्कुल सही बात है कि गणित परिषद के द्वारा ही जो कक्षा के जो विद्यार्थी है उनको हम गणितज्ञ, जितने भी हमारे विश्व स्तर पर या भारत स्तर पर जो गणितज्ञ हुए उनकी जीवनियों की, उनकी योगदान की जानकारी हम गणित परिषद के द्वारा विद्यार्थियों को दे सकते हैं। प्रमुख कार्य ए ऑप्शन तो सही निकला। सेकंड है गणितीय कठिनाई एवं समस्याओं के समाधान हेतु बालकोर में तर्क। बिल्कुल सही, गणित परिषद के द्वारा ही हम गणितीय जो कठिनाइयां आती विद्यार्थियों में जो समस्या आती उनका समाधान करने का हम तर्क विद्यार्थियों को दिखा सकते। यह भी हमारा गणितीय परिषद का ही प्रमुख कार्य कहलाता है। ये ऑप्शन भी राइट निकला। तीसरा है छात्रों में गणितीय चार्ट, चित्र, उपकरण निर्मित करने की प्रवृत्ति सृजित करना है ना, सृजित है यहाँ पे, सृजित करना है कि गणित परिषद क्या करती? विद्यार्थियों को चार्ट बनाने की, चित्र बनाने की, उपकरण बनाने की, निर्मित करने की प्रवृत्ति सृजित करती है। तो ये तीनों ही कार्य हमारे गणित परिषद के सर्वश्रेष्ठ कार्य हैं। तो यहाँ जय बजरंग बली जो हम लोग अपने इष्ट देव का नाम लेकर कभी कभी तुक्के लगा देते हैं तो वो बिल्कुल सही निकला। उपयुक्त सभी हमारा गणित परिषद का सर्वश्रेष्ठ कार्य हो गया। तो ये तीनों ही कार्य हमारे राइट हैं जो गणित परिषद के प्रमुख कार्यों की श्रेणी में आते हैं।
148वां प्रश्न है, बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए आप क्या करेंगे। प्रश्न साथियों आपके लिए है, बहुत जल्द आप राजकीय विद्यालय के शिक्षक बनने वाले हैं। आपके लिए प्रश्न, अगर आप गणित के शिक्षक बन गए तो आप गणित को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए आप विद्यार्थियों के साथ क्या करेंगे, देखते हैं। गणित में मनोरंजन को स्थान देंगे, गणित में मनोरंजन का स्थान देंगे, फिर क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देंगे और बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करेंगे। अगर आप शिक्षक बने तो 100%, क्योंकि विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा गणित का भय रहता है, गणित सब्जेक्ट आते ही विद्यार्थी डरने लग जाते हैं। तो यहाँ शिक्षक अगर गणित विषय को मनोरंजन के आधार पर पढ़ाएगा तो 100% विद्यार्थियों में जो गणित विषय के प्रति जो भय है उसको दूर किया जा सकता है, भय मुक्त किया जा सकता है, जो हमारा एनसीएफ कहता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। सेकंड है, क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देता है। बिल्कुल, अगर गणित को शिक्षक द्वारा सरल और रुचिकर बना दिया गया तो विद्यार्थियों में क्रिएटिविटी, कार्य करने की प्रधानता बढ़ जाएगी। विद्यार्थी नए अच्छी अवधारणाओं से, सामाजिक रूप से, अपने व्यावसायिक रूप से या अपने व्यावहारिक रूप से गणित की अवधारणाओं को समझ पाएगा और क्रियात्मक कार्य को बढ़ावा दे पाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी राइट है। तीसरा है, बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए उचित अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, अगर शिक्षक ने गणित को सरल और रुचिकर बना दिया 100% विद्यार्थी अपने ज्ञान का प्रदर्शन आज उचित ढंग से कर पाएंगे। यह भी हमारा सही है। तो यहाँ जो 148 का जो प्रश्न है उसका सही आंसर हो गया उपयुक्त सभी ही हमारा सही आंसर है, जिसके द्वारा बच्चे गणित को सरल एवं रुचिकर बना देते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 149वां, सेकंड लास्ट प्रश्न है, गणित शिक्षण के दौरान, ये फिर से आपके लिए, गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। आपके लिए फिर से प्रश्न आया है साथियों, आपके लिए प्रश्न आया है कि अगर एक शिक्षक गणित शिक्षण करा रहा है तो आप पाठ पढ़ाने से पूर्व आपको किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है, किसका ज्ञान आपको होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने कि संबंधित पाठ के उद्देश्य का ज्ञान आपको होना चाहिए। सेकंड है, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। थर्ड है, संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का ज्ञान आप शिक्षक को होना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आंसर तो हमारा गलत हो चुका है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ 3 आंसर आपके सामने है, देखो यहाँ तीनों ही राइट है, लेकिन आपको क्या निकालना है, सर्वश्रेष्ठ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपसे चाहता है कि आप प्रश्न का सर्वश्रेष्ठ आंसर देवे। वो सर्वश्रेष्ठ आंसर देने के लिए बात करते हैं संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक। जो भी शिक्षक गणित शिक्षण कराता है उसको 100% पाठ से संबंधित प्रश्न बैंक तो उसको आने ही चाहिए, ये राइट है, लेकिन हमको सर्वश्रेष्ठ निकालने की जरूरत है। फिर आते हैं संबंधित पाठ की शिक्षण विधियां। बिल्कुल सही कहा है कि एक जो गणित का जो शिक्षक है उसको हर प्रकरण में, हर प्रश्नावली में किसी न किसी चैप्टर से संबंधित किसी न किसी विधि का उपयोग किया जाना जरूरी है। ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन इससे पहले बात करें कि संबंधित पाठ के उद्देश्य से। यहाँ प्रश्न पूछा है कि गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। अगर शिक्षक बन गए हैं तो 100% आपकी बॉडी में, आपके माइंड में शिक्षण विधियों की जानकारी तो है ही है, लेकिन जब भी आप पाठ पढ़ाएंगे तो आप 100% उस पाठ को पढ़ाने से पूर्व आपने कोई ना कोई उद्देश्य तो बनाया होगा कि मैं इस उद्देश्य के साथ रहते हुए विद्यार्थियों को इस शिक्षण विधि का, इस सहायक सामग्री का उपयोग करके विद्यार्थियों को गणित शिक्षण के प्रति अच्छा शिक्षण प्रभावी बना सकता हूं। तो यहाँ शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है,
पाठ से संबंधित उद्देश्य के अंतर्गत ही शिक्षण विधियां हैं। याद रखिएगा, शिक्षण विधियां नहीं, उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षण विधियां है, न कि शिक्षण विधियों में उद्देश्य है। याद रखना, कुछ लोग साथी आप कह रहे होंगे कि ऑप्शन बी सही होना चाहिए, 100% सही होना चाहिए, बिल्कुल मानते हैं शिक्षण विधियां सही होना चाहिए, लेकिन सही आंसर अगर विद्यार्थी शिक्षक को ज्ञान प्राप्त करना है तो वह हमारा उसके पाठ के उद्देश्य की जानकारी प्राप्त कर लेगा, तो 100% उद्देश्य के अंतर्गत उसकी शिक्षण विधियों की जानकारी भी मिल जाएगी। अंतिम 150 प्रश्न है हमारा, बच्चों के वर्गीकरण तथा कक्षा उन्नति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है। विद्यार्थियों में वर्गीकरण करना, कमजोर विद्यार्थी, सामान्य विद्यार्थी, पिछड़ा वर्ग वाला विद्यार्थी या प्रतिभाशाली वाला विद्यार्थी, इन सारे विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने के लिए और हमारी गणित कक्षा को उन्नत करने के लिए कौन सा मूल्यांकन सबसे ज्यादा आवश्यक वाला होता है। यह प्रश्न भी आपके लिए है कि आप बहुत जल्द विद्यार्थियों का मूल्यांकन करेंगे। तो यहाँ 4 मूल्यांकन आपके सामने दे रखे हैं, व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और व्यक्तित्व मूल्यांकन, कि एक शिक्षक बच्चों में वर्गीकरण कर पाए और कक्षा की उन्नति के लिए क्या करे, ऐसा कौन सा मूल्यांकन करे जिससे कक्षा प्रभावी हो और विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। यहाँ व्यक्तिगत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन से सर्वश्रेष्ठ आंसर है हमारा व्यापक मूल्यांकन। सीसी आपने जो पढ़ा है, व्यापक मूल्यांकन में ही ये सब मूल्यांकन समा जाते हैं। तो व्यापक मूल्यांकन के द्वारा ही शिक्षक, गणित का शिक्षक विद्यार्थियों के अंदर वर्गीकरण और कक्षा उन्नति का कार्य कर सकता है। तो यहाँ आपने साथियों 150 प्रश्न का आंसर सही किया होगा। व्यापक मूल्यांकन के द्वारा ही शिक्षक बच्चों के में वर्गीकरण और कक्षा की उन्नति कर सकता है। तो ये थे साथियों हमारे गणित शिक्षण के सारे प्रश्न जो आप लोगों ने किए होंगे। आशा करता हूं कि आप अब धीरे धीरे अपने शिक्षण को अच्छा कर पा रहे होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के आंसर दे पा रहे होंगे। ये मेरा मानना है, मैं आपके लिए मानता हूं। वास्तव में अब हमारे जो विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं और राजकीय विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका बनने वाले, 100% आप बहुत जल्द अच्छे ढंग से इस पेपर को, रीट के पेपर को कर आप राजकीय विद्यालय की ओर सेवार्थ प्रस्थान करने वाले हैं। मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि दे, आप सकारात्मक सोच रखें, व्यावहारिक सोच रखें और इन प्रश्न को जल्द अच्छे से कर पाए। धन्यवाद।